चलें स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश का ये लेसन नंबर 6 है। लेसन नंबर 5 में भी हमने पढ़े थे कुछ इस तरह के टॉपिक पढ़े थे कि हमने किस तरह से अपनी जो रीडिंग है, राइटिंग है, उसको किस तरह से हमने सक्सेसफुल बनाना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर दूं तो, बल्कि लास्ट क्लास में मैंने अच्छा खासा डिस्कस किया था। आज की आउटलाइन पढ़ते हैं। इन दिस लेसन यू विल लर्न टू आइडेंटिफाई द टास्क यू विल हेल्प योर रीडर्स परफॉर्म व्हाइल दे रीड। कौन कौन से टास्क हैं जो हम चाहते हैं कि हमारा जो रीडर है वो पढ़े और फिर परफॉर्म करे, तो उसके लिए कौन किस तरह से हमें किस तरह से राइट किस तरह से करना है, लिखना किस तरह से कोई डॉक्यूमेंट, यानी कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव हो कि हम चाहें कि हमारा जो रीडर है उसको पढ़कर ये वाला टास्क परफॉर्म कर दे। तो उसके लिए हमें किन चीजों की जरूरत है। टेल हाउ यू वांट टू चेंज द रीडर्स एटीट्यूड। आपने अपनी राइटिंग में बताना है कि किस तरह से जो रीडर है वो अपना एटीट्यूड किस तरह से चेंज करे। लर्न योर रीडर्स इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स। कुछ इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक बतानी है ताकि वो खुद को चेंज कर सके। लर्न द टाइप्स ऑफ योर पॉसिबल रीडर्स। fill in a sample worksheet that should be kept in mind when defining objectives. ठीक है, लर्न द इम्पोर्टेंस ऑफ अप्रोप्रिएटनेस इन बिजनेस एंड टेक्निकल कम्युनिकेशन। ये कुछ हमारे पास आउटलाइंस हैं, इनको हम डिस्कस करते हैं। आइडेंटिफाई द टास्क यू विल हेल्प योर रीडर परफॉर्म व्हाइल दे रीड। व्हेन यू आइडेंटिफाई द टास्क यू आर डिस्क्राइबिंग द इनेबलिंग एलिमेंट ऑफ पर्पस। अगर हम टास्क को डिस्कस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम अपने मकसद का जो इम्पोर्टेंट अपना जो हमारा मकसद है उसको हम डिफाइन कर रहे हैं अपने रीडर के सामने। At a general level, all tasks are the same for all readers. Readers perform tasks of locating, understanding, and using information in many ways, depending on the situation. ठीक है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो रीडर है वो तब पढ़ते हैं जब उसे ये कुछ चीजों की जरूरत होती है, कुछ उसने समझना है, किसी चीज के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, या इस तरह से। As discussed earlier, not only do readers vary, but different readers' tasks are helped by different writing strategies. It should be part of your aim while writing to enable your readers to perform their reading tasks quickly and efficiently. देखें, सारे रीडर्स जो होते हैं वो एक जैसे नहीं होते। कुछ रीडर्स जो ऐसे होते हैं वो डॉक्यूमेंट को एक दफा ही पढ़ के उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, और कुछ का माइंड किस तरह का होता है, यानी कि उनके जो माइंड है वो वेरी करते हैं एक दूसरे से। तो ये जो है ये राइटर पे है कि वो किस तरह से डॉक्यूमेंट लिखे कि जो रीडर है वो चाहे उसकी मेंटेलिटी डिफरेंट भी हो तब भी वो उस डॉक्यूमेंट को पढ़े और अपना एटीट्यूड जो है वो उसको चेंज कर ले उस डॉक्यूमेंट के थ्रू। ठीक है, एग्जाम्पल कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ आयशा एन इंजीनियर। अब आयशा एक इंजीनियर है, उसकी एग्जाम्पल लेते हैं कि एम्प्लॉयड बाय अ स्टील मिल। वो क्या कर रही है कि एक स्टील मिल में काम कर रही है। हर टास्क इज टू स्टडी टू टाइप्स ऑफ फाइनेंस एंड प्रेजेंट अ प्रपोजल टू हेल्प द अपर मैनेजमेंट टू डिसाइड विच वन टू बाय। अब उसके पास उसका टास्क क्या है कि उसने अपने मैनेजर्स के सामने एक प्रपोजल पेश करना है जिसमें उसने दो फर्नेसेस के बारे में बताना है कि ये फर्नेस है, अगर हम इसको खरीदना चाहते हैं या फिर इसको खरीदना चाहते हैं। अब जो दो फर्नेस हैं उसके पास, उन दोनों फर्नेसेस का किस तरह से वो डिफरेंस करती है देखते हैं। शी हैज टू ऑप्शंस टू प्रेजेंट द इमेंस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन शी हैज गैदर्ड। अब जो दोनों फर्नेसेस हैं उनके उनके बारे में उसने जो जो इंफॉर्मेशन गैदर की है, जो कलेक्ट की है, अब उसने किस तरह से पेश करना है अपने अपर मैनेजमेंट में। ठीक है, डिवाइडेड पैटर्न है। अब ये पैटर्न उसने दिया है, एक फर्नेस ए है, फर्नेस बी है, तो किस तरह से मतलब उसने अपने मैनेजमेंट को किस तरह से बताना है कि कौन सी फर्नेस हमें वी शुड बाय और कौन सी फर्नेस जो है वो ज्यादा बेहतर है। अब ये पैटर्न अगर हम देखें तो इसमें उसने कहा है कि फर्नेस ए कॉस्ट, या फिर थोड़ा सा उसको अल्टरनेटिव पैटर्न कर दिया है कि कॉस्ट फर्नेस ए, उसके फर्नेस ए की कितनी कॉस्ट है, या फिर यहाँ उसने थोड़ा सा पैटर्न को चेंज कर दिया कॉस्ट फर्नेस ए। बात तो एक ही है। एफिशिएंसी फर्नेस बी, कंस्ट्रक्शन एफिशिएंसी, टाइम फर्नेस ए की क्या टाइम है, फर्नेस ए कंस्ट्रक्शन टाइम, उसमें कितना टाइम लगना है। एफिशिएंसी फर्नेस बी, पहले उसने फर्नेस ए की कॉस्ट की बात की है, एफिशिएंसी की बात की है, फर्नेस बी की एफिशिएंसी की बात की है, और टाइम फर्नेस ए। देखें जो दोनों हैं दोनों में हमारा जो मतलब
ऑलमोस्ट सेम इंफॉर्मेशन है जो उसने गैदर की है दोनों फर्नेसेस के बारे में, उसकी क्या कॉस्ट है, कंस्ट्रक्शन एफिशिएंसी क्या है, वहाँ एयर पोल्यूशन वगैरह क्या है, या फिर उसका टाइम कंस्ट्रक्शन कितना है, ठीक है, दोनों फर्नेसेस के बारे में उसकी सेम इंफॉर्मेशन है। अब देखना ये है कि किस तरह से जो है वो अपनी अपर मैनेजमेंट में किस तरह से अर्ज करती है कि कौन सी फर्नेस को बाय करना है। इसके लिए वो क्या करेगी कि उस फर्नेस के लिए जो वो चाहती है कि ये फर्नेस हम बाय कर ले, उसके बारे में वो अपने थ्रू राइटिंग वो किस तरह से अर्ज करेगी अपनी मैनेजमेंट को। As information in both the patterns is exactly the same, she cannot decide for herself which furnace to use, but she has produced the result of her study in a manner that is easy for her superiors to judge the best path। ठीक है, अब उसने अपनी स्टडी के थ्रू इस तरह से स्टडी की है, इस तरह से उसका एक रिजल्ट बनाया है कि उसके जो सुपीरियर्स हैं वो जज कर सकें कि कौन सा रास्ता जो है वो बेस्ट है। Should she choose a writing pattern which is easier to write, but then ease of writing is a writer-centered consideration, not a reader-centered consideration। ठीक है, राइटर सेंटर्ड कंसिडरेशन ये होगा कि हम अपनी जो राइटिंग है उसको इजी बनाएं, हम खुद से ये देखें कि किस तरह से हम जो इसको इजीली लिख सकते हैं। लेकिन आयशा ने क्या किया कि उसने एक ऐसे रिजल्ट्स जो है वो अपने सुपीरियर जजेस के सामने पेश किए हैं जिससे हम कह सकते हैं कि रीडर सेंटर्ड वन, यानी कि रीडर किस तरह से हमारी बात को अंडरस्टैंड कर ले, ठीक है, उसका माइंड के मुताबिक किस तरह से वो हमारी बात को समझ जाए, हमारा मेन फोकस यही होगा। She should choose an alternating pattern keeping in view the reader-centered approach. She knows that her readers will surely want to compare the two furnaces in detail in terms of various criteria they consider important. To make your writing reader-centered, you should अब रीडर सेंटर जो होती है स्टडी उसके लिए या राइटिंग उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है कि आइडेंटिफाई द क्वेश्चंस योर रीडर्स विल आस्क। अब अगर आप कोई डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो सबसे पहले आप थोड़ा इस बात पे फोकस रखें कि इस रीडिंग में इसके बाद यानी कि इसको रीडिंग करने के बाद जो हमारा रीडर है वो कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकता है। आइडेंटिफाई द स्ट्रेटेजी टू आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस, और फिर इस तरह से उसको लिखें कि जो रीडर के माइंड में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको आप चाहे उनका आप आंसर्स देते रहें साथ साथ, यानी कि उसके क्लियर होते रहे, उनके वो जो क्वेश्चन है वो क्लियर होते रहे आपकी स्टडी से। आइडेंटिफाई द वेज इन विच योर रीडर विल यूज योर आंसर, जो आप चाहते हैं, जो आपका टास्क है उसको आइडेंटिफाई कर लें कि आपकी इस डॉक्यूमेंट को पढ़ने के बाद जो है रीडर है आप उसको किस साइड पे लेके जाना चाहते हैं, किस पाथ पे लेके जाना चाहते हैं, वो आप उसे आंसर दे दें, ठीक है। गाइडलाइन 2, टेल हाउ यू वांट टू अल्टर द रीडर्स एटीट्यूड, किस तरह से आपने जो रीडर का एटीट्यूड जो है वो चेंज करना है। कंसीडर हाउ यू वांट योर कम्युनिकेशन टू अल्टर द रीडर्स एटीट्यूड, begin by identifying the attitudes you want to alter. Sometimes you will want to reinforce an existing attitude. For example, you might aim your presentation in a way that the readers feel more favorably impressed by your qualification. At other times, you might try to reverse an attitude you want your readers to abandon. ठीक है, अब हमारा डॉक्यूमेंट या फिर जो कुछ भी हम जो लिखते हैं उसमें दो किस्में होती हैं कि एक तो हम ये चाहें कि हम जो हमारा रीडर है वो हमारी बात को माने, यानी कि जो कुछ हमने लिखा है या जो कुछ हम उसे बताना चाह रहे हैं सिर्फ उसका सेंटर्ड वही हो। लेकिन सेकंड स्टडी क्या, रीडर सेंटर स्टडी ये होगी कि हम ये देखें कि हमारा जो रीडर है वो क्या पढ़ना चाहता है या फिर उसका एटीट्यूड क्या है अबाउट आवर डॉक्यूमेंट, या फिर वो क्या चाहता है, उसके जहन में कौन कौन से क्वेश्चन है, हम उसका आंसर करें, ठीक है। अब यहाँ आयशा की स्टडी की बात करें तो उसने क्या किया है, आयशा की नहीं बल्कि ओवरऑल स्टडी की ही हम अगर बात करें कि द वे थिंग्स आर नाउ, हमारे पास जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो ये है कि योर रीडर इज अ मैनेजर हु वांट्स टू डिसाइड वेदर और नॉट टू परचेज अ सर्टेन पीस ऑफ इक्विपमेंट। हमारे पास ये सिचुएशन है कि हमारे पास हमारा एक मैनेजर है जो इस कंफ्यूजन में है कि एक जो पीस ऑफ इक्विपमेंट है उसे हम परचेज कर लें या फिर ना करें।
तो अब हमारा एक्ट क्या होगा, हमने किस तरह से लिखना है, यू राइट अ मेमो, you write a memo evaluating the equipment in terms of the benefits it will bring the company. अब हम क्या करेंगे, हम हेल्प आउट किस तरह करेंगे उस मैनेजर को कि एक मेमो लिखेंगे जिसमें हम उस इक्विपमेंट की जो क्वालिटीज हैं वो बताएंगे कि किस तरह से अगर ये इक्विपमेंट हम खरीद लें तो हमारी कंपनी को क्या फायदा होगा। ठीक है, द वे यू वांट थिंग्स टू बी, हम चाहते क्या है, हमने ऐसा क्यों किया कि हम मतलब उसे बता रहे हैं कि ये जो क्वालिटी है इसकी इक्विपमेंट की ये बेटर है, या फिर फायदा क्या होगा, हम फायदा क्यों बता रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि द मैनेजर डिसाइड्स टू बाय द इक्विपमेंट एंड फील्स कॉन्फिडेंट दैट ही हैज मेड द राइट डिसीजन। हमारा डॉक्यूमेंट रीड करके मैनेजर वो इक्विपमेंट जो है वो परचेज कर लेगा, बाय कर लेगा, और फिर उसे क्या है वो सेटिस्फेक्शन होगी उसे कि हमें ये वाकई ही डॉक्यूमेंट ये इक्विपमेंट खरीद लेना चाहिए था, और जो है वो इजी फील करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, बात समझ आ गई है मेरी। रीडर सेंटर्ड राइटिंग की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है, चलें ठीक है, बाकी सबका भी क्लियर है। सेकंड एग्जांपल उन्होंने दिया है, एक सिचुएशन पैदा किया है कि योर रीडर इज द डायरेक्टर ऑफ अ प्लांट दैट इज यूजिंग एन आउटडेटेड प्रोसेस, द डायरेक्टर फील्स दैट द प्रोसेस इज फाइन। अब हमारे पास सिचुएशन ये है कि हम किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री का जो मैनेजर है उसका प्लांट जो है वो काफी ज्यादा पुराना है, यानी कि रफ है, लेकिन जो डायरेक्टर साहब हैं वो समझने के लिए तैयार नहीं, उन्हें लगता है कि वही प्लांट जो है वो फाइन है, ठीक है। अब हमारा एक्ट क्या होगा, यू राइट अ रिपोर्ट ऑन प्रॉब्लम्स विद द करंट प्रोसेस एंड ऑल वेज दे कैन बी ओवरकम बाय वेरियस न्यू प्रोसेसेस। ठीक है, हमने एक डॉक्यूमेंट लिखना है, एक रिपोर्ट लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या लिखा था, मेमो लिखा था। मेमो का मतलब हमने उनको थोड़ा मेमोराइज करवा दिया, या फिर हमने वो कहते हैं कि एक थ्रेड सी दे दी, या फिर हमने सोल्यूशन दिया। अब यहाँ हमने क्या एक रिपोर्ट लिखनी है जिसमें हमने प्रॉब्लम्स बताने हैं कि पुराने प्लांट की वजह से ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं और इस तरह से हम इस प्रोसेस पे ओवरकम नहीं कर रहे। ठीक है, ये हमारे पास एक रिपोर्ट होगी, और हम चाहते क्या है, ये होगा हमारे पास कि द वे यू वांट थिंग्स टू बी after reading your report the plant director feels that the process being used now is faulty and new one is necessary। ठीक है, आपकी रिपोर्ट देखने के बाद जो है वो तब डायरेक्टर साहब को पता चलेगा कि हमारा जो प्लांट है वो फॉल्टी है, उसमें काफी ज्यादा फॉल्ट्स हैं, हमें जरूरत है न्यू प्लांट खरीदने की। ठीक है, क्लियर है, ये हमारा मकसद होगा। ठीक है, हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर है। नेक्स्ट सिचुएशन है हमारे पास के द रीडर्स आर बैंक क्लर्क्स एंड हु विल बी यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम, दे आर अफ्रेड if the new system and are therefore reluctant to use them। ठीक है, उनके पास कंप्यूटर्स हैं वो पुराने हैं, और वो क्या उन्हें डर है कि जो न्यू वंस है उनके पास ये इंफॉर्मेशन वगैरह नहीं होगी। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, हम एक प्रोसीजर लिखेंगे, मैनुअल प्रोसीजर के दैट शोज हाउ इजी इट इज टू यूज द न्यू सिस्टम। उन्हें पुराने सिस्टम पे काम करते हुए बैंक क्लर्क्स को क्या लग रहा है कि यहाँ पे काम करना जो है इजी है, हो सकता है हम न्यू कंप्यूटर्स लें तो हमारे लिए काम करना वहां पे इजी ना हो, या फिर हम वहां पे काम ना कर सकें, या फिर हो सकता है कि उनका सिस्टम जो है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो। तो हमने क्या लिखना है, एक प्रोसीजर लिखना है, मैनुअल प्रोसीजर, जिसमें हमने बताना है कि जो न्यू कंप्यूटर्स हैं, जो हमारे पास न्यू सिस्टम है, उसे यूज करना ज्यादा इजी है। तो अब हमारे पास इसका पर्पस क्या होगा, द बैंक क्लर्क्स फील्स रिलैक्स्ड एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट आफ्टर लर्निंग हाउ टू यूज द न्यू सिस्टम फ्रॉम योर प्रोसीजर मैनुअल। ठीक है, ये हमारी राइटिंग का मकसद ये होगा कि हम इस तरह से लिखें कि जो बैंक क्लर्क्स हैं वो कॉन्फिडेंट फील करें कि उस राइटिंग के बाद वो कहें कि ठीक है जो न्यू सिस्टम है वो यूज करना ज्यादा बेटर है। क्लियर है यहाँ तक? You might want to think of your readers in terms of the following three roles। three roles होते हैं हमारे पास writing के as a writer, decision makers, advisors या implementers। ठीक है, या तो हम डिसीजन करवा देते हैं रीडर से, या फिर हम उन्हें एडवाइस करते हैं ऐसा करें, या फिर हम
इम्प्लीमेंटर्स होते हैं, कोई चीज इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। लर्न योर रीडर्स इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब थोड़ा सा इन्होंने डिफाइन किया है इन चीजों को। आई थिंक इसकी जरूरत नहीं है आपको थोड़ा डिटेल में जाने की। डिसीजन मेकर्स होते हैं, रोल इज टू से हाउ द ऑर्गेनाइजेशन और सम पार्ट विल एक्ट विद कन्फ्रंटेड विद अ पर्टिकुलर सिचुएशन। किस तरह से हमने कोई एक सिचुएशन लेकर हमने उस सिचुएशन को इतना क्लियर करना होता है कि हमारा जो रीडर है वो डिसीजन ले कि ये चीज जो है ज्यादा बेस्ट है। जैसा कि हमने एग्जांपल्स में भी पढ़ा था कि आयशा ने जो स्टडी की उसके बारे में भी पढ़ा हमने कि 2 फर्नेसेस की स्टडी थी, तो उसने इस तरह से अपना जो रिपोर्ट इस तरह से तैयार की कि उसके जो हायर सुपीरियर मैनेजर्स वगैरह हैं वो उन्हें पता चल जाए या उन्हें एक पाथ मिल जाए कि कौन सा ऑप्शन हमारे पास बेस्ट है। ठीक है, एडवाइजर्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस फॉर द डिसीजन मेकर्स। यहाँ सिर्फ एडवाइस करते हैं। ये एक स्टडी होती है जिसमें आपने सिर्फ इंफॉर्मेशन बतानी होती है और एडवाइस करना होता है कि ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इम्प्लीमेंटर्स कैरी आउट द डिसीजंस दैट हैव बीन मेड। ठीक है, यहाँ पे हम यहाँ तक जो है इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है। फेमिलियरिटी विद योर टॉपिक, ये कुछ पॉइंट्स हैं कि आपको राइटिंग करते हुए कौन कौन से जो है आपने अपने माइंड में रखना है कि अपना जो टॉपिक है वो आपका माइंड में हो, उसका बैकग्राउंड स्टडी वगैरह या जो जो आपका डॉक्यूमेंट पढ़ के रीडर के जहन में क्वेश्चन आ सकते हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो। प्रीफर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल, आपको पता हो कि हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो कौन कौन से रीडर पढ़ सकते हैं और वो किस किस्म के लोग हैं। अपने कम्युनिकेशन स्टाइल इस तरह से रखना है कि जो रीडर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर ले। ठीक है, उसके लिए क्या यूज करना होता है कि सिंपल प्रोज राइटिंग में हम क्या यूज करते हैं, इलस्ट्रेशन यूज करते हैं, टेबल्स, ग्राफ्स या चार्ट्स, या जिस तरह से आपको लगे कि इजीली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं अपनी बात को या फिर रीडर इजीली जो है आपकी बात को अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, उसे हम प्रीफर्ड कम्युनिकेशन स्टाइल कहेंगे। स्पेशल फैक्टर्स, कुछ स्पेशल फैक्टर्स हैं। गाइडलाइन, लर्न द टाइप्स ऑफ योर पॉसिबल रीडर्स। कौन से पॉसिबल रीडर्स हो सकते हैं? 3 टाइप्स ऑफ पॉसिबल रीडर्स हैं, फैंटम रीडर्स, फ्यूचर रीडर्स और कॉम्प्लेक्स रीडर्स। फैंटम रीडर्स वो होते हैं कि आप एक ऐसे थ्रू राइटिंग आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे होते हैं, जैसे हम लिख रहे होते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा राइटिंग स्टाइल है। हमें नहीं पता, हम एक इंसान की बात कर रहे होते हैं और वो जो इंसान होता है वो अननोन होता है। वो कोई भी पढ़ रहा होता है, उसे यही लगता है कि बात मेरी हो रही है या मुझसे बात कर रहा है, लिखने वाला जो है वो मुझसे बात कर रहा है। ठीक है, ये फैंटम रीडर होता है। फ्यूचर रीडर के पॉसिबिलिटीज या फिर जो हम हाइपोथेसिस वगैरह देते हैं कि थोड़ा अरसा बाद ऐसे होगा, मंथ्स के ईयर्स के बाद ऐसा होगा। द रीडर्स हु विल बी रीडिंग योर डॉक्यूमेंट इन फ्यूचर आर योर फ्यूचर रीडर्स। ठीक है, बाद में जो हमारे रीडर वगैरह पढ़ेंगे हमारा डॉक्यूमेंट वो हमारे फ्यूचर रीडर्स होंगे। ठीक है, complex readers are the readers consisting of diverse groups with widely varying backgrounds and responsibilities, each with different agenda, each with different way of functioning and communicating। ठीक है, ये complex reader होते हैं जिन्होंने काफी ज्यादा मतलब एक ऐसा रीडर होता है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है। वो क्या करता है कि डिफरेंट उसका जो ताल्लुक होता है डिफरेंट ग्रुप से होता है, वो डिफरेंट पढ़ता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह और उस इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। वो आपसे वो सिर्फ एक डॉक्यूमेंट पे जो है वो नहीं रखता अपना जो फोकस है। उसने क्या करना होता है अपना थोड़ा जो जिसे हम कह लेंगे थोड़ा क्रिटिसाइज करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को क्रिटिसिज्म के थ्रू जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, फैंटम रीडर, फ्यूचर रीडर और कॉम्प्लेक्स रीडर, ये 3 टाइप्स ऑफ रीडर्स हैं। इन्हीं को थोड़ा सा आगे डिटेल में बताया हुआ है। आई थिंक इनफ है आज के लिए, क्लास का टाइम भी हो गया। क्लियर है यहाँ तक सबको? ये जो टेबल है मेन जो है ये टेबल ही है जिसकी आपको समझ आ जाए कि किस तरह से आपने रिपोर्ट लिखनी है, कोई मैनुअल प्रोसीजर लिखना है या फिर कोई मेमो लिखना है, तो क्या आपका मकसद हो और किस तरह से आप जो है उसको अर्ज कर सकें अपने रीडर को कि वो ऐसा काम करे। In business communication, it is important to use appropriate language when writing a letter. It is necessary to use strong phrases and to avoid weak words. In the following list, each sentence contains some weak words commonly used in letter writing.
Identifying the weak word from each sentence and write it in the column below against the relevant number. ठीक है, अब कुछ सिचुएशन हमारे पास सेंटेंसेस हैं जहाँ पे वो कह रहा है कि क्या हमारे पास वीक सेंटेंसेस हैं या फिर वीक वर्ड्स हैं हर सेंटेंस में। एग्जाम्पल उसने दिया है, वी आर सॉरी टू इन्फॉर्म यू दैट द इंटरव्यू इज अ बिट डिफिकल्ट टू स्केड्यूल। ठीक है, यहाँ पे सैंपल 1 का सोल्यूशन उन्होंने दिया है कि अ बिट जो है ये एक वीक वर्ड है, यानी कि इसके मजीद कोई अच्छा वर्ड या फिर कोई ऑथेंटिक वर्ड यूज किया जा सकता था इस सेंटेंस में। सो नेक्स्ट हमारे पास है जो हमने खुद सोल्यूशन जिसका करना है। सो इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द प्रोडक्ट नीड्स फर्दर रिफाइनमेंट। अब यहाँ पे आपको क्या लग रहा है कि कौन सा वर्ड होगा, कौन सा वर्ड है जो वीक है सेंटेंस में? आई थिंक नीड्स होगा, क्योंकि इसके जो बाकी वर्ड्स अगर कोई और वर्ड हम देखें तो ज्यादा ऑथेंटिक वर्ड्स यूज कर सकते थे। यहाँ पे नीड्स आएगा। वी कैन गारंटी दैट दिस प्रोडक्ट गेट्स अटेंशन। प्रोडक्ट गेट्स की से हम जो है वो ऑथेंटिक वर्ड यूज कर सकते हैं कि कैच अटेंशन अगर होता तो वो ज्यादा अच्छा लगता, या फिर किस तरह से जो है रीडर की अटेंशन जो है वो ज्यादा अट्रैक्ट कर सकता है। प्रोडक्ट अट्रैक्ट अटेंशन या कैच अटेंशन जो है वो ज्यादा ऑथेंटिक होता अगर हम गेट्स की जगह यूज करते। ठीक है, यहाँ पे गेट्स आएगा। वी नो दैट यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर स्टफ। वी नो दैट यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर स्टफ। यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो आपको लग रहा है कि थोड़ा वीक है? वी नो भी हो सकता है, यहाँ पे वी रियलाइज्ड वगैरह आ सकता था, या फिर वी आर इन्फॉर्म्ड वगैरह आ सकता था। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूज करें वी नो दैट यू आर कंसर्न्ड अबाउट योर स्टफ, वी नो ही आएगा, क्योंकि इसके लिए और भी ऑथेंटिक वर्ड्स यूज हो सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास वी कैन से दैट द परफेक्ट सॉल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम इज दैट यू प्रोवाइड अस विद द मटेरियल। अब प्रोवाइड की जगह हम कोई भी ऑथेंटिक वर्ड यूज कर सकते थे, उन्होंने जस्ट प्रोवाइड यूज किया जो कि एक कॉमन शेप है कि कोई भी लेटर वगैरह लिखने की। ठीक है, द रिजल्ट्स ऑफ योर आर्गुमेंट ऑब्वियसली इंडिकेट दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द इन्वेस्टिंग। The results of your argument obviously indicate that you are not interested in investigating. यहाँ फिर कौन सा आपको वर्ड लग रहा है कि थोड़ा वीक है या फिर ऑथेंटिक वर्ड यूज करना चाहिए था इसके उस बदले में? आई थिंक द रिजल्ट्स की जगह जो है कोई और ऑथेंटिक वर्ड यूज हुआ होता तो जो हमारा सेंटेंस है वो थोड़ा इफेक्टिव हो जाता। ठीक है, यही जो हमने आज भी स्टडी किया है कि किस तरह से ऑथेंटिक किस तरह से बनाना है अपने डॉक्यूमेंट को। ठीक है, रीडर की टेंशन किस तरह से हमने जो है वो कैच करनी है। ठीक है, आई थिंक ये लास्ट वाली लाइन में सेंटेंस जो है 6, द रिजल्ट्स ऑफ योर आर्गुमेंट ऑब्वियसली इंडिकेट दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पे द रिजल्ट्स जो है वो थोड़ा वीक है इन होल सेंटेंस। ठीक है, यही असाइनमेंट थी। नेक्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है ये तो आपने खुद से लिखना है। कोई भी यूट्यूब वीडियो वगैरह देखें तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि सपोज यू आर वर्किंग एज अ वेबसाइट डेवलपर इन सॉफ्टवेयर हाउस। आप ऑलरेडी कहीं किसी सॉफ्टवेयर हाउस में वर्क कर रहे हैं। तो अब हमारे पास एक सिचुएशन है कि हमने किसी एग्रेगेटेड स्कूल सिस्टम में जो है वो एक वो करना है, टीचिंग देनी है ऑनलाइन वेबसाइट के बारे में। तो हमारे पास किस तरह से हमने उसके लिए प्रपोजल लिखना है। तो प्रपोजल लिखने का मतलब है सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देना है उस चीज का या उस वेबसाइट का जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। नेक्स्ट बॉडी देनी है हमने कि वो वेबसाइट किस किस तरह से काम कर रही है या फिर क्या क्या काम है। तो नेक्स्ट कंक्लूजन में हमने लिखना है कि किस तरह से वो वेबसाइट जो है वो इफेक्टिव है। ठीक है, बस एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन ही होगा इसका। इंट्रोडक्शन है, उसके बाद बॉडी है, बॉडी में आप मटेरियल ज्यादा दे सकते हैं। हाँ, मीटिंग का टाइम एंड हो गया, बस खत्म होने वाली है।